नमस्कार साथियों, गुरु कृपा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, इसमें हीगल है, टी.एस. ग्रीन है, कार्ल मार्क्स है, माओ और लेनिन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक हीगल का जन्म कब और कहाँ हुआ? हीगल का जन्म 1770 ईस्वी में जर्मन के एक स्टुअर्टगार्ट में हुआ था। तो ये जन्म से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीगल की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। हीगल की जो प्रमुख रचनाएं हैं यानी कि पुस्तकें हैं, उनमें पहली पुस्तक का नाम है फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, दूसरी पुस्तक का नाम है साइंस ऑफ लॉजिक, तीसरी पुस्तक का नाम है जर्मनी का संविधान और चौथी पुस्तक का नाम है दर्शन का इतिहास। तो ये हीगल की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि हीगल के विश्व आत्मा के विचार की विशेषताएं बताइए। यानी कि हीगल ने विश्व आत्मा का विचार दिया था, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें पहली विशेषता है कि विश्व आत्मा का विचार बहुनामी है। विश्व आत्मा का जो विचार दिया गया था, इसके बहुत सारे नाम हैं, जिसमें विवेक का नाम दिया गया है, आत्मा नाम दिया गया है। तो ये विवेकी है, आत्मा है, तो ये क्या है? इसके ईश्वर हैं। तो ये इसके बहुनाम हैं। इसके बाद में है यह एक आध्यात्मिक अवधारणा है। जो विश्व आत्मा संबंधी जो विचार दिए गए थे हीगल के द्वारा, वो एक प्रकार से आध्यात्मिक अवधारणा है। और इसके बाद में इसकी जो तीसरी विशेषता यह है कि द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास, यानी कि विश्व आत्मा के विचार से संबंधित इस जो विश्व आत्मा का जो विचार दिया था, वो द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से इसका विकास मानता है। और द्वंद्वात्मक पद्धति के इसके 3 अंग बताए गए हैं, वाद, प्रतिवाद और समवाद है। इसके बाद में है चौथा है गतिशीलता, अर्थात ये गतिशील होती है और अनंत शक्ति का रूप है। और इसके बाद में पांचवी विशेषता है पूर्ण सत्ता। इसके बाद में पांचवी सत्ता पूर्ण सत्ता है, जो असीम ईश्वर के रूप में इसको मानता है। तो यह है हीगल के अनुसार विश्वात्मा संबंधी विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग कौन कौन से हैं? दोस्तों, मैंने अभी बताया है कि हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग हैं, वाद है, दूसरा है प्रतिवाद और तीसरा संवाद है। इसको बाद में कार्ल मार्क्स ने भी इसी द्वंद्वात्मक पद्धति को ग्रहण किया था। तो आगे इसमें मैंने नोट डाल करके भी लिखा है कि मार्क्स के द्वंद्वात्मक पद्धति के 3 अंग भी यही है, क्योंकि मार्क्स ने भी द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण किया है? तो वह है हीगल से। अगला क्वेश्चन है कि हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषता बताइए। हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषता है, तो इसकी पहली विशेषता है कि संघर्ष ही विकास का निर्धारक तत्व है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि जो विकास होता है वो संघर्ष के माध्यम से होता है, एक सीधी सरल रेखा के माध्यम से न होकर के एक टेढ़े मेढ़े के माध्यम से होता है। तो ये संघर्ष के माध्यम से ही विकास होता है। और इसके बाद में दूसरी विशेषता है स्वतः प्रेरित और स्वतः ही संचालित होती है। यानी कि स्वतः ही प्रेरित होती है और स्वतः ही क्या होती है? संचालित होती रहती है। तो यह है द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषताएं। अगला जो इसका क्वेश्चन है वो यह है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण माना है? तो ये वह है फ्रेडरिक हीगल है, और हीगल ने ही राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हीगल के अनुसार राज्य का विकास किस पद्धति से हुआ है? दोस्तों, हीगल के अनुसार राज्य का विकास एक द्वंद्वात्मक पद्धति से एक सीधी सरल रेखा में न होकर के टेढ़ी मेढ़ी रेखा में हुआ है। जो अभी मैंने इसके 3 अंग बताए हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद है। इसके बाद में और ये साथ ही साथ ये कहते हैं कि जो ये विकास है ये अनवरत चलता रहता है। अगला है कि हीगल के अनुसार राज्य की विशेषता बताइए। हीगल के अनुसार राज्य की विशेषता बताइए। तो हीगल के अनुसार राज्य की विशेषताओं में हम पहली विशेषता है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। दूसरी विशेषता है राज्य को एक पूर्ण स्वायत्त के रूप में मानते हैं। तीसरी विशेषता है राज्य एक साध्य है और व्यक्ति एक साधन है।
इसके बाद में चौथी विशेषता है राज्य और व्यक्ति में विरोध नहीं पाया जाता है। और पाँचवीं है राज्य सर्वशक्तिमान है। छठवीं है राज्य नैतिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात राज्य के ऊपर किसी प्रकार का नैतिक बंधन नहीं होता है। अगला है राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो ये थी हीगल के अनुसार राज्य की विशेषता है। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि टी.एच. ग्रीन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो थॉमस हिल ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 में इंग्लैंड के यॉर्कशायर बर्किन नामक स्थान में हुआ था। तो ये ध्यान में रखना है कि ग्रीन का जन्म 7 अप्रैल 1836 को इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो ग्रीन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है कि लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ये लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन ये ग्रीन की प्रमुख रचना है। इसके बाद में दूसरी है लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तीसरी रचना है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रिवॉल्यूशन। तो ये इस टी.एच. ग्रीन की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी.एच. ग्रीन के अनुसार शाश्वत चैतन्य क्या है। तो ग्रीन ने शाश्वत चैतन्य को ईश्वर का नाम दिया है, जो यही समूचे विश्व में व्याप्त है, अर्थात तो पूरे विश्व में यही व्याप्त है तथा समस्त जड़ और चेतन वस्तुओं में से उत्प्रोत हैं, अर्थात ये जितने भी हमारी पृथ्वी पर चेतन जड़ वस्तुएं हैं उन सभी में शाश्वत चैतन्य पाया जाता है, जिसमें मनुष्य भी इसी का एक अंश है। तो यह शाश्वत चैतन्य। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन के अनुसार शाश्वत चैतन्य के प्रमुख लक्षण या निष्कर्ष कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है मनुष्य शाश्वत चैतन्य का अंश है। दूसरा है मनुष्य में आत्मचेतना विद्यमान रहती है, तो इसी की वजह से रहती है। अगला है मनुष्य का उद्देश्य उच्च नैतिक जीवन बिताना है। और अगला है मनुष्य का प्रमुख गुण स्वतंत्रता है। तो यह थी शाश्वत चैतन्य की प्रमुख लक्षण या निष्कर्ष। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो दोस्तों ग्रीन ने 2 प्रकार बताए, एक तो आंतरिक स्वतंत्रता और एक बाह्य स्वतंत्रता। तो ये थे ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के 2 प्रकार। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के लक्षण या विशेषता बताइए। तो पहला है स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों की ही होती है। दूसरा है स्वतंत्रता का अर्थ आत्मसंतुष्टि अथवा स्वच्छंदता नहीं है। और तीसरी है स्वतंत्रता मानव चेतना की एक विशेषता है। और चौथी है स्वतंत्रता में अधिकार निहित होते हैं। तो ये ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता के लक्षण या विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन किसका है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये कथन है थॉमस हिल ग्रीन का है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं टी.एच. ग्रीन। अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है कि कार्ल मार्क्स के प्रमुख समाचार पत्र का नाम क्या था। तो वो था रिंचे जितुंग नामक समाचार पत्र किसका था, वो था कार्ल मार्क्स का था। तो ये थे कार्ल मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो मार्क्स की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें है साम्यवादी घोषणा पत्र, जो 1848 में प्रकाशित हुई। और ये साम्यवादी घोषणा पत्र मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर के लिखा है। अगला है फ्रांस में वर्ग संघर्ष, जो 1848 में प्रकाशित हुई। उसके बाद में है दर्शन की दरिद्रता, 1844 की है। दास कैपिटल है, जो 3 खंडों में है, जो 3 बार इसको पब्लिश किया गया है। पहला जो खंड है वो 1867 में, दूसरा खंड 1885 में और तीसरा खंड 1894 में इसको प्रकाशित किया गया है। 5वीं पुस्तक है मूल्य, कीमत और लाभ, तो 1865 में प्रकाशित की गई। और 6वीं पुस्तक है पवित्र परिवार, जर्मन विचारधारा, ये जो एंजल्स के साथ मिलकर के लिखता है। तो ये थी कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक किसको कहा जाता है। तो वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक हॉब्स को कहा जाता है और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की है। तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है। और इसके 3 अंग बताए गए, वाद, प्रतिवाद और समूहवाद। तो ये 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, यह भी पूछा जा सकता है कि द्वंद्वात्मक के कितने अंग हैं। 3 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स ने भौतिकवाद का विचार किससे ग्रहण किया है। तो वह फायरबाख से ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। दोस्तों मार्क्स के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो 4 हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत,
इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत, और तीसरा है वर्ग संघर्ष, और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये इसके 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा कौन है। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा कौन है। तो दोस्तों मार्क्स के अनुसार सर्वहारा मजदूर या श्रमिक वर्ग के समूह को कहा गया है। यानी कि जो मजदूर हैं, श्रमिक वर्ग है, किसान वर्ग हैं, उस वर्ग के समूह को सर्वहारा कहा गया है, जो अपने श्रम को बेच करके जीवन यापन करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मार्क्स के अनुसार सर्वहारा कौन होता है। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार वर्ग को परिभाषित कीजिए। यानी कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग का मतलब होता है ऐसे लोगों का समूह जिनके आर्थिक हित एक समान हो, वर्ग कहलाता है। जैसे श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, पूंजीपति वर्ग। तो ये है वर्ग की परिभाषा मार्क्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है। मार्क्स ने जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया था, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है सरप्लस वैल्यू थ्योरी। तो इसकी कोटेशन है, यह उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। तो ये था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार समाज में कितने वर्ग हैं, नाम बताइए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2 वर्गों की बात कही गई है, जबकि प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग बताए गए थे। तो इसमें मार्क्स के अनुसार 2 वर्ग हैं, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक है श्रमिक वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्स के अनुसार साम्यवाद से क्या तात्पर्य है। मार्क्स के अनुसार साम्यवाद से क्या तात्पर्य है। वह समाज जिसमें न कोई समाज होगा और न ही कोई राज्य होगा, अर्थात उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिकार होगा, साम्यवाद कहलाता है। और यहाँ पे विशेषता बताइए साम्यवाद की कि राज्य विहीन या वर्ग विहीन समाज, और दूसरा है उत्पादन के साधनों पर वितरण का सिद्धांत है। तो ये इसकी साम्यवाद की 2 विशेषता भी बताई है। अगला क्वेश्चन है कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य है पूंजीवाद का अंत करना, और दूसरा है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मार्क्स ने जो अपने सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों का जो मूल उद्देश्य है वो है पूंजीवाद का अंत करना, और यहाँ पे वर्ग संघर्ष का भी जो मूल उद्देश्य है वो है पूंजीवाद का अंत करना और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साम्यवाद के प्रणेता के रूप में किस विचारक को जाना जाता है। तो साम्यवाद के प्रणेता के रूप में लेनिन को जाना जाता है। तो व्यवहार में लेनिन ही साम्यवाद का प्रणेता है। उसने ही सन 1917 में साम्यवाद की स्थापना का श्री गणेश किया था। तो ध्यान रखना, जो रूस में जो 1917 की क्रांति हुई थी, उसकी शुरुआत करने वाले लेनिन थे। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। लेनिन के जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके नाम हैं। तो पहली पुस्तक का नाम है साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरमावस्था। दूसरी पुस्तक है राज्य और क्रांति। तीसरी पुस्तक है रूस में पूंजीवाद का विकास। और चौथी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन। तो ये 4 पुस्तकें हैं लेनिन की प्रमुख रचनाओं में से। अगला है कि माओ से तुंग का जन्म कब और कहाँ हुआ। यानी कि जो माओ था उसका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो माओ से तुंग का जन्म चीन के यूनान प्रांत के शाओशान ग्राम में एक सन 1893 में हुआ था। तो चीन में हुआ था 1893 में, और प्रांत यूनान प्रांत था और गांव का नाम था शाओशान। अगला है कि माओ की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो माओ की प्रमुख रचनाओं में न्यू डेमोक्रेसी है, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन है, और पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है। तो ये माओ की प्रमुख रचनाएं हैं। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माओ के अनुसार छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध क्या है। माओ के अनुसार छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध एक ऐसा हथियार है जिसमें अस्त्र शस्त्रों और सैनिक साज सामानों की दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हमलावर देश के खिलाफ संघर्ष कर सकता है। तो ये था गुरिल्ला या छापामार युद्ध। अगला है लाल रक्षक क्या है। दोस्तों माओ के द्वारा अप्रैल 1966 में एक बड़े पैमाने पर युवकों का संगठन खड़ा किया, इसको लाल रक्षक के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये थे आज की इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नों की हमने चर्चा की है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।